हेलो बच्चों। NTSC स्टेज 2 का एग्ज़ाम हो गया है ना। तो हम लोग मैथ्स का डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, पेपर बहुत ही अच्छा था। कुछ एक दो इजी था, बीच में मॉडरेट था, और कुछ सोचने वाले और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, किसने कैसा किया है वो देखना। ठीक। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंपल है। क्यों? क्योंकि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, और इससे अगर देखो तो क्या लिखा है, x प्लस ए का होल स्क्वायर है ये। यानी ये पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, मान लेंगे माइनस ए, और माइनस ए वो इसकी वजह से, और एक अल्फा मन ले लिया हमने। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो। तो पी और क्यू में क्योंकि रिलेशन चाहिए तो हम लोग को देखना पड़ेगा। अब सम ऑफ द रूट्स में, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कितना हो गया, 2a हो गया। तीसरा जो है वो हमें पता चल गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो इससे क्या हो गया, ए स्क्वायर एल्फा, ए 2q है, ए स्क्वायर एल्फा, तो ए स्क्वायर, और एल्फा की वैल्यू क्या है, 2a। तो क्या हो गया, 2a क्यूब इज इक्वल टू 2q, यानी a क्यूब आ गया q। ठीक है। अब टेकिंग टू एट ए टाइम, तो टेकिंग टू एट ए टाइम में क्या लिखेंगे, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, तो माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस ए इंटू एल्फा, एल्फा इंटू माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, -3p। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और -2a एल्फा है, 2a एल्फा, और एल्फा की वैल्यू डालनी होगी। एल्फा की वैल्यू कितनी है, 2a है। तो -4a स्क्वायर, और इधर से a स्क्वायर कितना हो गया, -3a स्क्वायर इज इक्वल टू -3p। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, p आ गई। और ये देखो a क्यूब क्या है, q है। अब तुम यहाँ से ऑप्शन देख सकते हो कि अगर हमने इसका क्यूब किया तो a की पावर 6 आ जाएगा, p क्यूब, और इसका अगर स्क्वायर किया तो p क्यूब इक्वल टू q स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वैल्यू, ये तो प्रोडक्ट करना है, सिंपल है ना, सिर्फ प्रोडक्ट करना है। तो पहला जो नंबर है, अच्छा इसमें ना एक यहाँ पे टाइपिंग वाला है, ये लिखा है 2, क्वेश्चन में ये था ऐसा। चलो ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट करो। ये देखो क्या लिखा है, अगर तुम 3 की पावर 1/2 को बाद में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि उसी के हिसाब से है, ऐसा कुछ है। तो ये लिखा है t-1, टी, या 3 की पावर 1 बाई, हाँ, ये क्या, √t लिखा है, -1, t-√t +1, प्रोडक्ट करो। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसका, ये देखो a प्लस बी है माइनस बी टाइप से, ये +1 है ना। t+1 और t+1 को एक साथ रखो तो t+1 का स्क्वायर -√t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t-1, टी स्क्वायर +1 +2t माइनस t-1 टी स्क्वायर -t+1, ये तो बन गया t क्यूब, ये प्लस हो जाएगा, t क्यूब -1 का हो गया ना। ठीक है, अब t क्या हमारा क्या था, ये था, इसको रख दो यहाँ पे, 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3 -1। समझ में आया, क्लियर है।
बाकी देखो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि तुम इसको लेट करके करो, मल्टीप्लाई कर लेते, फाइनल आंसर तुम्हारा यही था, इसमें कोई वो नहीं है कि क्या करके करा है, प्रोडक्ट करना था बस। चलो हो गया। नेक्स्ट। दो इक्वेशन लिखी हुई हैं और इंटीजर सोल्यूशन है, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम आर। देखो यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है, 2y और 3x दोनों सेम है, और y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x/2। और अगर y को इंटीजर होना है तो x को इवन होना है। अगर y तुम्हारा इंटीजर है तो x को इवन होना है, तभी y हमारा इंटीजर हो सकता है। 2 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है। अब 2y इज इक्वल टू 3x इसमें रख दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/m+3। अब m की वैल्यू ऐसी रखनी है कि x भी इंटीजर आए, तो चलो माइनस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन माइनस माइनस जैसे इसको हमें इवन रखना है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू तुम -10 से नीचे नहीं ले जा सकते, और इंटीजर रखना है, ध्यान रखना, और 10 के ऊपर नहीं ले जा सकते, ऐसा। तो लेकिन x को इवन भी रखना है, तो m की वैल्यू अगर तुमने जैसे यहाँ पे -10 लाना है तो -13 रखा, तो उससे तो -1 आ जाएगा, तो यानी m की वैल्यू -13 नहीं है। फिर यहाँ पे -10 हो गया था, फिर अब -5 में आओगे, क्योंकि उसके इधर आने में तुमको -5 मिलेगा। तो जैसे m की वैल्यू हमने रखी -8, तो x कितना हो जाएगा, x हमारा आएगा -2। तो अगर x इवन है तो y भी हमारा सही है, मतलब m की वैल्यू -8 हो सकती है। तो -8 में कितना आ रहा था, -5, तो अब -5 के आगे वाला जो डिविजिबल वाला है तो उसको तुम कितना रखेंगे, -2। अगर हमने m की वैल्यू रखी -2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 की वजह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, वो भी सही है। फिर m की वैल्यू 2 रखी, तो x कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। अगर 2 रखी तो 5, और 10/5 2, तो x इवन है, तो ये भी सही है। अब m की वैल्यू अगर तुमने रखी कितनी, 5 हो गया, अब 10 चाहिए, तो 10 रखने के लिए 7, तो फिर x कितना आ जाएगा, 1, तो वो तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। समझ में आया, मतलब m की वैल्यू हिट एंड ट्रायल करना है तुमको, और ऐसा ध्यान रखना है कि x भी इंटीजर आना चाहिए, तो ये तुम्हें दिख रहा है, x जो इवन आएगा उसके हिसाब से, है ना, y भी हमारा इंटीजर होगा, तो हमारा -8 -2 और 2 ये सब हो सकता है, ठीक है। आंसर में 2 एंड -2 और ये दोनों आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2 एंड -8, तो -2 एंड -8, अब कोई भी टेक क्यों करोगे तो सही है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एन टर्म्स का है, कॉमन डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 1 देन एन टर्म इंक्रीज बाय 19। लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कितने टर्म्स हुए, और फिफ्थ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 28, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 20, एंड देन 10th। तो जो लिखा है ना उसको सही से लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस एक इंक्रीज हो गया, तो एन टर्म, तो एन टर्म पहले क्या था, ये था, अभी कितना हो गया है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया है, अगर 2 में से 1 माइनस कर दो, इधर आएगा कितना, 19 आएगा, और इधर आएगा n-1d, n-1d कट जाएगा, n-1 आएगा, ठीक है। तो 19 + 1 मतलब n की वैल्यू आ गई 20, ये वैसे भी बताया जा सकता था, तो n 20 है। अब जो लिखा है आगे, फिफ्थ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 28, मतलब a + 4d इज इक्वल टू है 28,
और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 61। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म क्या है, ए प्लस 19d डिवाइडेड बाई 2, एवरेज इसका है कितना 61। तो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 122। तो फिर से इसको इक्वेशन 3 और 4 बोल दें। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके -4 कर दो। तो यहाँ पे 2a कट गया, यहाँ पे 8 आएगा, 19 8 माइनस 19 -11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 माइनस 122। तो 11d इज इक्वल टू आ गया, d की वैल्यू आ गई 6। तो d 6 आ गया, तो a कितना होगा देखो यहाँ पे रखो 24, a हमारा 4 आ गया। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा 4a प्लस 9d है ना। तो a प्लस 9d कितना हुआ 4 प्लस 54 58 हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है थोड़ी सी पर हो गया। चलो नेक्स्ट। एजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस 3 मंथ है, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स 300 ईयर्स एंड द यंगेस्ट मेंबर इज ए चाइल्ड ऑफ एज 9 ईयर्स। मतलब एपी में दिया है और पहला जो तुम्हें दिया है n 9 दिया है, और अगला जो होगा वो 9 और मंथ को ईयर में चेंज करो। तो 12 मंथ का 1 ईयर, तो 3 मंथ का 1/4 ये से एपी दी गई है। तो सबका सम 300 है। तो एल्डेस्ट मतलब n बताना है तुम्हें पहले। तो सबका सम मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 300। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। n/2 72 n माइनस 1 4 300। तो n इंटू n प्लस 71 n स्क्वायर प्लस 71 n माइनस 2400 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर तो 8 इंटू 25 इंटू 4 ये हो गया, और इंटू 3। हाँ हो गया। एन स्क्वायर प्लस ये देखो किसका है, इसका प्रोडक्ट तीनों का 24 इंटू 4 96, और इधर कितना है 25 है, और 96 माइनस 25 71 देगा। तो एन स्क्वायर प्लस 96 एन माइनस 25 एन माइनस 2400। तो एन प्लस 96 और एन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू आ गई 25, नेगेटिव होगी नहीं। तो एल्डेस्ट मेंबर, तो एल्डेस्ट मेंबर लास्ट वाला होगा, तो 25 निकालना है, मतलब 825। पहला क्या था 9 प्लस 24 इंटू डी, डी कितना है 1/4 था 15। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट। Sum of rupees 27,000 was divided equally among a certain number of persons। ठीक है, मान लिया n persons थे। अगर 20 ज़्यादा होते तो सबको 480 लेस मिलता। क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन हो गया ये फिर से। देखो इतना मिल रहा था, लेकिन 20 ज़्यादा हो गया तो फिर कम मिलने लगा। अब इतना मिलेगा, और ये पहले से कितना कम है, ये पहले से 480 कम है।
ये होगा, इसको सॉल्व करना है। 20 हो जाएगा, नीचे n इंटू एन प्लस 20 इक्वल टू 480। एक साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो काटो। सिक्स से काट रहे हैं, अभी और कट जाएगा, तो मतलब ये सिंपल क्वाड्रेटिक हो गई, ये बन रहा है। तो एन स्क्वायर प्लस 20n-1125। हालांकि क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर देखो इससे ही हो जाए तो 5 कितना हो जाएगा, ये एक और 5 निकाल लो, हो गया 25 और 45, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा n प्लस 45 और n माइनस 25। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। नंबर ऑफ पर्सन्स पता करना था, हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था यहाँ पे, फिर वही मिड टर्म वाला देखना था। बाकी तुम n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस से स्क्वायरिंग वाला सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ से हमें आंसर मिल गया 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जीरो जीरो 18 21 और सी जो एक पॉइंट है उसका ये इंटीजर कोऑर्डिनेट है, तो मिनिमम नॉन ज़ीरो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है। तो अगर हमें पता हो, जैसे 3 पॉइंट पता होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान लिया ऐसा 3 पॉइंट है, तो एरिया होता है हाफ x1 21 माइनस वाई प्लस x2 वाई माइनस 0 प्लस x3 0 माइनस 21। ठीक है, तो ये बन गया 1/2 18y माइनस 21x। अभी मॉड लगाए तो अंदर माइनस होगा, तब भी प्लस कर देंगे, लेकिन एक दूसरे का साइन मतलब सेम ही रखो, क्योंकि अगर सेम रखोगे तभी ये माइनस होगा और तभी हमारा कम वैल्यू आएगी। अब ये जितना बढ़ाओगे उस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो वैल्यू तुम्हारी ज़्यादा आने लगेगी, तो हमें कम डिफरेंस चाहिए। तो ठीक है, जैसे इसमें रखो x की वैल्यू जैसे 1 रखी हमने, तो ये 21 हुआ, और y की वैल्यू 1 रखी तो 3 हो गया। अब y अगर 2 होता तो 36 माइनस 21 ज़्यादा हो जाता, और अगर x 2 है, ठीक है, और ये कितना है 2 है, ये भी 30, तब भी हमारा 3/2 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर x 1 और y 1 हुआ, उस केस में हमारा एरिया ये मिल रहा है मिनिमम। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना था इसमें, एक्स और वाई इंटीजर लेके, और सेम साइन का ही रखना है, ये नहीं कि एक माइनस प्लस तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसा, इसका भी अगर देखो तो इसका प्रोडक्ट 2 3 करने में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा है। तो इसमें सबसे कम से कम कितना आ सकता है वो हम लोग देख रहे थे। चलो नेक्स्ट, ये तो सिंपल है ना। देखो सबसे पहले तो ये थीटा के लिए 0 से 90 दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साइन को तुम 0 ले लो। साइन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हालांकि 0/0 फॉर्म बन जाएगा, लेकिन अभी ऐसे लिखा हमने, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, और स्क्वायरिंग करी जा सकती है क्योंकि इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है। साइन 0 से 90 प्लस होता है, तो 25 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 25
प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 50 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ले आओ 26 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 50 कॉस थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है 13 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 25 कॉस थीटा प्लस 12। फैक्टर भी हो जाएंगे इसके, आएगा कॉस थीटा माइनस 1, 13 कॉस थीटा माइनस 12। ठीक है, ये आएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, उसी वजह से 0/0 बन रहा है। तो केवल हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। अगर कॉस थीटा 12/13 है तो टैन थीटा क्या होगा, 5/13 होगा, 5/12। ठीक है, साइन थीटा 5/13 और टैन थीटा 5/12 होगा। वहाँ पे वैल्यू डालनी है 17/12। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए एग्जाम में भी, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ladder leaning against a wall measured from a distance of 7.3 meters from the foot of ladder is 45 डिग्री। ठीक है, देखो एक लैडर है जो लीन कर रही है और उसका जो फुट है उससे तुम 7.3 पीछे चले गए, तो हमारा ये वाला एंगल 45 गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सपोज दैट द वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर, ये हाइट तुम्हें दी गई है 17.3, देन द बेस्ट अप्रोक्स, वो तो ठीक है, ये वाला है, ये वाले के लिए बोलना है। ठीक है, तो ये देखो सिंपल सा है, ये 45 है तो 45 तब होगा जब ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। 7.3 निकल गया तो ये कितना बचा, 10 हुआ है ना। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 17.3 डिवाइडेड बाई 10, तो tan थीटा 1.73, और हमें पता है 1.73 को √3 लेके चलते हैं तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 आते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है ये। ठीक है, 4 हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन था अगला, चलो अगला। ठीक है, x² - 2mx + m² - 1। मिड टर्म स्प्लिट में हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके फैक्टर करो तो m-1 और m+1 लिखें, है ना। और इसको तुम ऐसे निकाल सकते हो x² - m-1 m+1 x प्लस m-1 m+1। तो ऐसा मिलेगा ना कि x की वैल्यू रूट आ जाएगा, एक m-1 आ जाएगा और एक आ जाएगा m+1। तो m+1 बड़ा रूट होगा, m-1 छोटा रूट है, तो बड़ा रूट हमारा 4 से कम है और छोटा रूट जो है वो -2 से ज़्यादा है, मतलब m-1 जो है वो -2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, -1 से बड़ी, और जो बड़ा रूट है वो 4 से छोटा है, तो m की वैल्यू क्या हो गई 3 से छोटी, यानी m की वैल्यू -1 से लेके 3 तक होगी। ठीक है, हो गया ये वाला फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर करने थे क्वाड्रेटिक और उसका रूट्स जो कंडीशन लिखी उसके अकॉर्डिंग हमने किया है। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे पॉइंट दिए गए ए और बी, और ए और बी -5 से 5, बी -5 से 5 और इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द कलेक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये है कि पॉइंट इतने सारे पॉइंट है, उनमें से कुछ सिलेक्ट करने हैं, तो वही फेवरेबल अपॉन टोटल करना है।
तो लेकिन हम लोग को वो देखना है। ये 5 है, ठीक है, ए एक्स कोऑर्डिनेट है और बी हमारा 5, इधर भी -5 है और ये -5 है। अब इसके बीच में 1 2 3 4, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे, एक्सिस के हिसाब से देखेंगे और ओरिजिन तो है ही, ठीक है। तो जैसे मान लो इस 1 के अकॉर्डिंग है तो एक पॉइंट तुम्हें ये मिलेगा इंटीजर, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो ये देखो इतने 5 हो गए। तो ऐसे ही इधर भी होंगे, फिर ऐसे इधर भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि कितने हो गए, 5 5 5 5 20 हो गई ये, है ना। और 5 के हिसाब से भी चले जाओ, 25 हो गए। तो 25 हर एक क्वाड्रेंट में हो गए, मतलब 100 पॉइंट्स उसके हिसाब से प्लस ये भी तो है 1,0 2,0 3,0 4, तो 5 पॉइंट ये है, 5 ये 5 ये 5 ये, कितने हो गए 20 हो गए। प्लस ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, ये भी तो एक पॉइंट है। तो टोटल जो पॉइंट्स है हमारे पास वो 121 है, ठीक है। अब हमको चाहिए कि वो वाले पॉइंट चाहिए इंटीजर पॉइंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ से देखा हमने, अब डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस किसी एक ओरिजिन से बात कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस की बात करेगा तो ये ऐसे मान लो एक सर्कल है, मतलब जो भी होना चाहिए वो इस पॉइंट के ऊपर या फिर अंदर हो सकता है। तो अंदर तुम्हारा ये मिलेगा पॉइंट, ये वाला बाहर होगा, वो डिस्टेंस तुम ओरिजिन से भी देख सकते हो। तो ये वाला पॉइंट अंदर है, ये बोला जा सकता है एटमोस, ये तो बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है, इधर एक पॉइंट आएगा, इधर एक पॉइंट आएगा, इधर एक पॉइंट आएगा, ये बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है। कितने हो गए, 4 तो क्वाड्रेंट के अंदर है और 4 एक्सिस पे है, ठीक है। एक हमारा, और ये भी तो है, ये वाले पॉइंट भी है, ठीक है। तो 4 हमारे ये वाले 4 हो गए, 4 हमारे वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं 8 हो गए, और 4 हमारे एक्सिस पे हो गए, एक्सिस पे 1,0, इधर 0,1, तो ऐसे करके एक्सिस पे 4 और प्लस एक ओरिजिन है। इसमें जो लिखा है ये हमने लिखा है 1,1 1,-1 -1 -1,1 -1,-1, ये इसके लिए दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है 2,0 0,2 -2,0 0,-2, इसमें दिखा रहा है 1,0 0,1 -1,0 0,-1, और इसमें दिखा रहा है 0,0। तो हमारे पास कितने हो गए, 13 हो गए सिलेक्टेड पॉइंट जो हमें चाहिए, मतलब फेवरेबल। और टोटल कितने हैं 121, तो 13 अपॉन ये हो गया। तो काउंटिंग करनी थी, है ना, काउंटिंग करनी थी ठीक से। चलो नेक्स्ट, पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी एम एन आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी, ठीक है, ठीक, ये ऐसे करके पैरेललोग्राम है। और एम और एन, ये मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी और ए डी का मिड पॉइंट एम और एन है, एम और एन, ठीक। तो हमको बताना है ट्राइंगल ए एम एन, ये वाला, और पूरा जो पैरेललोग्राम उसका एरिया, ठीक है। देखो जैसे ये मैंने डिवाइड कर रखा है ना, तो ये अगर तुम पूरा ट्राइंगल ए डी बी की बात करो, इसको मान लिया ए है, तो ट्राइंगल बी सी डी भी हमारा ए होगा पैरेललोग्राम की कंडीशन के हिसाब से, है ना, वो सेम ही होगा। उसके बाद एम एन जो है वो पैरेलल टू बी डी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट मिला रहे हो, ये मिड पॉइंट है।
तो अगर हम लोग इसका और इसका रेशियो निकाल लें, तो जैसे उसको ये लिया है तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि हाफ लिया है तो अगर मान लो ये हाइट हमारी h होती है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा h/2 हो जाएगा। और अगर ये तुम्हारा BD है तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो L है तो ये वाली लेंथ L/2 होगी। तो यानी ट्राइंगल AMN का अगर तुम्हें निकालना है तो हाफ h/2 इंटू L/2 लिखना है, और 1/4 h इंटू L/2। ये HL/2 जो होगा वो ABD का है, मतलब A/4, है ना। तो अभी जो आंसर निकालना है वो देख लो, AMN का रेशियो A/4 अपॉन टोटल पैरेललोग्राम का A+A 2A, तो कितना हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन, ठीक सिंपल था। नेक्स्ट, ABCD is a rectangle, area of BEG 503, area of JFD 408, area of quadrilateral EHFA 1113। ठीक, देखो ये वाला एरिया तुम्हें गिवन है, कितना है, 503 है, और ये भी दिया है तुमको 408, और ये दिया है 1113। ठीक है, ठीक, चलो इसमें कुछ हम लोग चीज़ें लेट कर लेते हैं। हमको जो निकालना है उसमें पूरा रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे जो जो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, कुछ हम लोग लेट करते हैं। तो जैसे ये L है, ये B है, ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया, ये L है और ये पूरा B है, इसको हमने लेट कर लिया L1, और इधर लेट कर लिया B1। ठीक, चलो अब देखते हैं। जैसे अगर ट्राइंगल में AFB, और इसको A1 A2 लेट कर लिया हमने, A1 A2, और ये वाला जो एरिया है वो भी निकालते हैं कैसे, क्योंकि टोटल में से इतना माइनस करोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो A1 और A2, ठीक है। अगर मान लो BAF का एरिया तुम्हें निकालना है, BAF, तो उसमें क्या क्या ऐड होगा, 503, A1 और 1113 होगा। ये होगा। अगर ट्राइंगल EAD निकालोगे तो कितना होगा, 408 प्लस A2 प्लस 1113। और ये जो BAF है वो उसके हिसाब से जो हमने लेट किया उसके हिसाब से क्या है, BAF है हमारा हाफ B इंटू L1, और दूसरा वाला क्या है, हाफ B1 इंटू L। यहाँ तक ठीक है। देखो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग को पूरा एरिया में से वो सब माइनस करना होगा जो इसमें अलग से दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी ये नहीं लिखा है, इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो चलो लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया, टोटल L इंटू B में से माइनस करना है हमें ये वाला एरिया 1113 प्लस 503 प्लस 408 प्लस A1 प्लस A2। देखो ये यहाँ तक का हो गया, इधर वाला 113 408 503 A1 और A2, ये वाला और ये वाला लिखना है। तो ये वाला जो एरिया होगा ये देखो कितना है, ये हमारे पास B था और ये कितना है L-L1, और उसमें से 408 माइनस कर देंगे तो प्लस हाफ B L माइनस L1 माइनस 408। सही लिखा है, ये थोड़ा सा ठीक ठीक क्वेश्चन है ना।
दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ बी, इधर से देखो, बी माइनस बी वन इंटू एल, और माइनस 503। ये पूरा इसमें से माइनस करना है तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको काट देंगे। ये एल बी और इधर बी एल बाई टू कट जाएगा, ठीक है, हटा देंगे उसको। ए वन प्लस ए टू एक बार लिखो जरा, कितना होगा। हाफ ये बी एल माइनस हाफ बी एल वन, ठीक है, माइनस 408 माइनस हाफ एल बी वन माइनस 503, ये लिखा है। ए वन प्लस ए टू देखो कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा। इसको ऐड करो तो ये दो बार ऐड होगा, नहीं ये दो बार ऐड होगा, और उसको उधर ले जाना है। तो अभी देखो वैल्यू लिख रहे हैं, हाफ बी एल वन माइनस हाफ बी वन प्लस हाफ बी वन एल माइनस 503 माइनस 408 माइनस 2 इंटू 1113। अब जो कट रहा है उसको काटो, जो बच रहा है उसको लिखो, ठीक है। चलो देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बी एल यहाँ से कैंसिल, 408 एक कैंसिल हो गया, 503 एक कैंसिल हो गया, 2 और 113 एक कैंसिल हुआ, तो अंदर आ गया माइनस टाइम माइनस 1113 माइनस 408 माइनस 503। तो 1113 प्लस 408 प्लस 503, 4 2, ठीक है। और कुछ ऐड हो रहा है देखो, थ्री और 8 और 3 और 11, 11 3 14, 1 1 2 हो गया, 5 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, 2024 आ रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, मतलब इसका आंसर ये है। तो अभी बोनस होना चाहिए, ठीक है, 2024 इसका बनेगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था। चलो नेक्स्ट। हाँ, इसमें देखो क्या लिखा है, ये तो ज्योमेट्री से देखना पड़ेगा। राइट एंगल एट बी है, मिड पॉइंट डी इज ऑन ए सी, मिड पॉइंट है डी वाला, ठीक है, और बी डी और बी सी सेम है, बी डी और बी सी वैल्यू सेम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल होगा सेम। बी ई एफ, ई, ये ई होगा, है ना, क्योंकि आई के बारे में तो नहीं लिखा, वही ई है। ये तुमको दिया है 10, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो हो गया सिंपल। कैसे, देखो ये एंगल कितना होगा, अब पैरेललोग्राम है तो ये और ये दोनों तुम्हारा सेम ही है, मतलब दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल तुम्हारा सेम ही होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। बस देखना है तुमको ये वाला एंगल कितना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इतना 10 है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये एक लाइन क्रॉस कर रही है इसको, तो ये 10 है, ये भी 10 होगा, तो पूरा एंगल 90 था, तो ये कितना हुआ, 80 हो गया। अब ये अगर 80 हुआ तो ये दोनों एंगल सेम है, कितना हो जाएगा, 50 50, ठीक है, 50 50 हुआ। तो अभी ये 50 है तो वो कितना होगा, वही 50 हो जाएगा, क्योंकि है तो इसके पैरेलल। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हुआ, ठीक है।
तो ये सिंपल क्वेश्चन है, वो एक डायग्राम में ही अपना सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और बी ए सी 20 है, ए डी सी 100 है, देन ए बी बताना है। ठीक है, ए बी और ए सी सेम है, मतलब ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये एंगल ये तुम्हारा सेम दिया है, तो ठीक है, इसको मिला भी दो। और ए डी और सी डी सेम है, ये और ये ए डी और ये सी यहाँ लिख देते हैं, ए डी और सी डी सेम है। ठीक है, ए डी और सी डी सेम है, बी ए सी 20 है, तो और ए डी सी 100 है। ठीक है, ये 100 टाइप दिख नहीं रहा पर ये 100 गिवन है, बी सी 12 है, देन ए बी की वैल्यू बतानी है। इसमें देखो ये सब तो देने की ज़रूरत ही नहीं थी फिर तो, क्योंकि जब ये ट्रायंगल तुमने दे दिया और एक एंगल तुम्हें पता है, इसको ज़रा सीधा कर दो। ये ए है, ये 20 है, और सी और बी, सी भी तुम्हें 12 दिया है, ए भी निकालना है जो कि ये तुम्हारा एंगल सेम, मतलब साइड सेम है, यही दिया है। तो ये तो हो जाता है ऐसे ही बिना उसके, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये 6 हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये 6 और ये 6 है। हमको ये भी निकालना है, तो क्या हम लोग साइन का कुछ यूज़ कर सकते हैं? साइन 10 90 पे गिरेगा ये, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो साइन 10 इज इक्वल टू 6 अपॉन ए बी लिखेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 अपॉन साइन 10। बताओ, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम सॉल्व कर रहे हो साइन 10, तो तुम्हारा जो ऑप्शन है वो इंटीजर तो नहीं आने चाहिए, इसका मतलब फिर से जो ऑप्शन लिखे हैं वो गड़बड़ लिखे हैं। ठीक है, तो आंसर में तुम्हारा ए बी 6 अपॉन साइन 10 या ए बी 6 कॉसेक 10। अब ऐसा तो नहीं ना वो इंटीजर होगा तो उसकी वजह से, और कॉसेक 10 स्टैंडर्ड वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो आंसर लिखे हैं वो तुम्हारा, और बोला भी नहीं है बेस्ट अप्रोक्सीमेशन लिखना, सीधे इंटीजर दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर हमारा ठीक है पर ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, तो ये होगा हमारा कुछ इसमें, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं था, इतना देने का ज़रूरत नहीं है। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो बीच में गिरता है जाके अल्टीट्यूड, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कोई भी साइड, अगर एक साइड पता है तो सब चीज़ पता चल सकती है इसमें। ठीक है, चलो आगे 55 हो गया। नेक्स्ट, ए बी सी डी सी बी 90 है, ए डी ई एफ इज ए स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड ए डी इन द एक्सटीरियर ऑफ द, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है। मतलब जैसे ये मान लो ये होता है ना, ये तुम्हारा अगर थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो कहने का मतलब दो तुम्हें तो ऐसे ही दिए हुए हैं, बाकी क्या इसको यहाँ से हटा दो, तो दो बना रहा हूँ। जैसे यहाँ तक और यहाँ तक लिखा, तो ये तुम्हारा अगर ऐसे मिला दो तो ए बी सी और डी, देखो जो कंडीशन है वो वेरीफाइड है, मतलब डायग्राम के हिसाब से ए बी सी और डी सी बी का एंगल का सम 90 है, एंड ए डी ई एफ तो स्क्वायर बनाएंगे हम लोग बाहर ऐसे, तो कहने वाला है हमको ये साइड चाहिए, ए डी स्क्वायर पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। और उसमें क्या लिखा है, बी सी हमें दिया है 10, बी सी 10 दिया है,
ए सी दिया है 9, ये 9 दिया है, बी डी दिया हुआ है 8। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ना ऐसा लेट कर लो, ऐसे 90 बना के एक्स और वाई, तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा हमारा ए डी स्क्वायर, और यही होगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ए डी स्क्वायर ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के हिसाब से इसको ज़रा हम लोग लिखते हैं। तो एक पहले तो पूरा लिख दो, 10 का स्क्वायर, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डी का स्क्वायर वाई प्लस ए बी का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2cdx प्लस 2aby, यही होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 9 लिखा है 9, ये वाली 9, उसके बाद ये और ये लिखो, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी प्लस एक्स, मतलब वही एक्स स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2cd इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2aby प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम लोग 81 प्लस 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 बार होगा, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2cdx प्लस 2aby, यही होगा, है ना। और ये वाली वैल्यू कितनी है, देखो 100 लिख चुके हैं, उसको इधर ले आना है, ये कितना हुआ 545, और माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला हो गया। ठीक, ये वाला वही पाइथागोरस थ्योरम और थोड़ा सा डायग्राम को समझते हुए हम लोग ने किया है। नेक्स्ट, जी बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन विच द एंगल सी इज ऑप्ट्यूज। एंगल सी अगर ऑप्ट्यूज है तो ध्यान रखना, अगर सी ऑप्ट्यूज है तो इसको अगर स्मॉल सी, इसको बी और इसको ए बोल दें, तो सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होता है। अगर सी मतलब साइड, स्मॉल सी साइड, वो बड़ा होता है। ठीक है, एक्यूट होता है तो छोटा होता है इधर वाला, ये बड़ा होता इधर। ठीक है, और अगर 90 होता है तो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग ने देखना है, ये हो गया। अब उसके बाद लेट जी बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, तो वही ट्राइंगल वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, सी ए बी, और उसके बाद दोनों का मीडियन डाला गया है ऐसे करके, और ये हमारा कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक मतलब ये चारों जो होंगे वो हमारे एक ही सर्कल पे लाई करेंगे ऐसा करके, और ये तुम्हारा जी है। ठीक है, ये डी मिड पॉइंट होगा, तो हम लोग सी डी इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं, या फिर सी डी इज इक्वल टू ए सी बी बी सी बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें मुझे क्या लग रहा है कि वो हमको रेशियो चाहिए, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, तो वो इनइक्वालिटी तो मैंने इसीलिए लिखी है, बाकी अब हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए होगा। ठीक है, कौन सा साइकिल की प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी ही है। तो मान लो अगर हम लोग ये सी है, पावर ऑफ ए पॉइंट वाला यूज़ कर लें, पावर ऑफ ए पॉइंट मतलब एक पॉइंट से ये कट हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे सी डी इंटू सी बी इज इक्वल टू सी जी इंटू सी एफ लिख सकते हैं। ठीक, पावर ऑफ ए पॉइंट ये होता है, अगर पी कोई पॉइंट है बाहर ऐसे कट करवा रहे हो, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है। तो यही वाला यूज किया, सी डी इंटू सी बी,
सी जी इंटू सी एफ। अब ये सी डी को तो सी बी बाई टू लिख सकते हो ना, तो बी सी स्क्वायर बाई टू हो गया। और ये कितना हो जाएगा, सी जी को लिख सकते हो 2/3, 2/3 सी एफ। तो सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3/4 बी सी स्क्वायर। अब सी एफ है मीडियन, मीडियन निकालने के लिए हम लोग किस में जाते हैं, अपोलोनियस थ्योरम में होता है ना, तो उसका एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलो, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ए एफ मतलब मिड पॉइंट है, तो ए बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डालो तो हमें रिलेशन तो कम से कम पता चलेगा। ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे डालो 2 का मल्टीप्लाई करो तो 3/2 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 2 होगा। एक साइड ले जाओ बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर की वैल्यू अगर देखो तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर आएगा 2ac स्क्वायर ठीक है माइनस बी सी स्क्वायर, ये होगा। देखो इसको इधर ले आए और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ए बी और ए सी हमें पता है, ए बी क्या था, ए बी को हम लोग ने सी लिखा था, तो ये क्या लिखा हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कितना है, ए सी को हम लोग बी लिखते हैं 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को चाहिए बी सी अपॉन ए सी, बी सी मतलब ए अपॉन बी की, ये चाहिए तो ए अपॉन बी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ए अपॉन बी निकालेंगे हम लोग, इसको इधर ले आओ 2a स्क्वायर इधर हो जाएगा b स्क्वायर, a बाई बी जो आ रहा है वो लेस देन 1/√2 आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्ज़ाम टाइम पे होना मुश्किल है, एग्ज़ाम टाइम पे होना मुश्किल है ये वाला। ठीक है, क्योंकि एक तो ये थ्योरम, ऊपर से इनइक्वालिटी जनरेट करवानी है, इसका यूज़ है ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। पावर ऑफ पॉइंट वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाला सिंपल है, यहाँ से देखो तो क्या पता चल रहा है, यानी उसमें x इक्वल टू 1 रख दो तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसका मतलब 1 कॉमा एल्फ़ा, मान लिया अल्फ़ा दूसरा रूट है तो 1, एक रूट तो 1 होगा ही होगा, दूसरा अल्फ़ा मान लिया। अब यही दो हो सकते हैं 3 और 4 में, तो लिखा हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1 इंटू एल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए, तो एल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई सी बाई ए, यानी एक रूट हमारा 1 है, दूसरा रूट सी बाई ए है ना, हो गया सिंपल। ठीक, चलो नेक्स्ट। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर, विड्थ 14, कॉनिकल पिट, किसी एक कॉर्नर पे ऐसा कॉनिकल पिट बना रखा है अंदर की ओर। ठीक है, वो ऐसा है, इसको ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा है, वरना ये ऐसा है। डायामीटर 7 है, बेस जो डेप्थ ऑफ है वो 3 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो सॉइल है उसको निकाल के जितना भी रिमेनिंग एरिया है उस पर डाल दिया है, तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बतानी है। ठीक है, रिमेनिंग एरिया हमारा ये वाला है, ये जो बचा होगा इस पर तुमने सॉइल इससे निकाल के यहाँ डाल दिया, तो जितना सॉइल का वॉल्यूम निकाला है उतना ही उस पर गया होगा। अब सॉइल का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे अगर निकालोगे तो वी आउट 1/3 पाई आर स्क्वायर 7/2 स्क्वायर इंटू एच, और यही वी आउट जो है वो इसमें फैला दिया है, तो ये जो वी आउट होगा
इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो होगा वो हमारा टोटल 28 × 14 सेंटीमीटर है, और वो क्या है, मीटर में है, तो बदलना पड़ेगा हमें, है ना। नहीं दो, ये शायद 28 मीटर में होगा। ठीक है, लेंथ क्योंकि ज़्यादा होती है वेट से, वैसे इन जनरल तो ये मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा है। ठीक, तो उसमें से माइनस कर दिया ये वाला एरिया πr² इंटू एच, ये एच निकालना है हमें। तो ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिवाइड करवाना है, एच इज इक्वल टू 1/3, 3 तो कट गया, π22/7 इंटू 7/2/2 डिवाइडेड बाई 28 × 14 माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो एक 7 तो ऐसे काट दो, इधर 7 कट गया। ठीक है, एक 2 ये काट दिया मैंने, 11 हो गया, इधर भी 2 काट दिया, 11 हो गया। तो 77/2 और 77/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2, और एक 2 और इधर से ले आए, इंटू 2 माइनस 77/2, ये 2 कैंसिल हुआ, 7 एक काट सकते हो, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 11/2, 11/2 तो गया। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 7 काटा है यहाँ से, तो 7, ये 7 हटा दिया, तो 7 एक 7 हट गया, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 2 112 माइनस, इधर से 7 गया 11, तो h डिवाइडेड बाई 11/101, तो 11/101 देखना है कितना होगा। चलो डिवाइड करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटेड। ठीक है, कितनी बार जाएगा अब, ऑलमोस्ट 9 बार, तो ऑलमोस्ट यानी 0.109 करके, तो 10.9 सेंटीमीटर ये सीखे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 10.109 मीटर है, तो वो हमारा 10.9 सेंटीमीटर, वो हमारा मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन के हिसाब से वहाँ लेंथ है, तो वो मीटर में 28 मीटर, विड्थ 14 मीटर। चलो अगला, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 50। तो सम ऑफ डेविएशन मतलब ऐसा होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो वो 50 के राउंड दिया जाए, x1 माइनस 50 प्लस x2 माइनस 50 प्लस x3 माइनस 50 से करके xn माइनस 50 इज इक्वल टू -10 लिखा है। मतलब सिग्मा एक्स आई माइनस 50n इज इक्वल टू -10 है। तो ऐसे ही दूसरा भी लिखा है 46 के लिए, तो सिग्मा एक्स आई माइनस 46n इज इक्वल टू 70 है, 1 और 2। फर्स्ट में से 2 माइनस कर दो, तो -4n इज इक्वल टू -80, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, मतलब 20 है वो। और फिर अगर n 20 हो गया तो सिग्मा एक्स आई निकाला जा सकता है, यहाँ पे रखो 1000, तो सिग्मा एक्स आई कितना हो गया 990 हो गया। अब क्या निकालना है, मीन डेविएशन वैल्यूज फ्रॉम 48। ठीक, तो 48 के हिसाब से निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स आई माइनस 20 इंटू 48, ये वैल्यू निकालते हैं, तो 990 माइनस कितना हो जाएगा 960, ये कितना हुआ 30,
मीन निकालना है। मीन हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 20, 3/2, कितना हो गया 1.5। ये हो गया आंसर। ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट थे, एग्ज़ाम में अगर बैठते हो तो जनरली कुछ ही लोग का हो सकता है, बाकी नॉर्मली बोलो तो वो वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम अगर 20 क्वेश्चन हैं तो 11-12 सही हो सकते हैं, 13 भी सही हो सकते हैं। 13 तक हम आराम से अगर सही हो रहा है तो फिर ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर हो गया।